हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, अभी मैं आपको कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स मॉड्यूल की एमसीक्यू सीरीज़ करवा रहा हूँ फॉर यूर FAA एग्ज़ाम। आज हम इसी एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसका लेक्चर नंबर 10 करेंगे। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। ये आप सबके सामने FAA का मॉक टेस्ट शेड्यूल है। अगर आप ये सारे के सारे मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये सारे मॉक टेस्ट काफ़ी नॉमिनल से फी पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विथ ओवर क्वेश्चन नंबर 1। नेम द फीचर दैट कमांड्स द वर्ड प्रोसेसर टू अलाइन ऑल द टेक्स्ट टू फिट विद इन द डिफाइंड मार्जिन्स। आपको बताना है उस फीचर का नाम जिस फीचर की मदद से हम वर्ड प्रोसेसर को कमांड्स दे पाते हैं ताकि वर्ड प्रोसेसर हमारा सारा का सारा टेक्स्ट फिट रखे विद इन द डिफाइंड मार्जिन्स। उस फीचर को हम बोलते हैं वर्ड रैप। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। TCP इज अ कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल एट। आपको बताना है TCP प्रोटोकॉल किस लेयर पे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, एक आता है TCP और जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं UDP। दोनों की फुल फॉर्म्स भी आपको याद होनी चाहिए। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP की फुल फॉर्म आती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इन दोनों प्रोटोकॉल्स में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको यहां पे एक लाइन में समझाऊंगा। ये जो TCP प्रोटोकॉल होता है ना, इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, प्रोटोकॉल। लाइकवाइज अगर मैं बात करूंगा UDP की, UDP इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अब यहां पे लास्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊंगा, दैट इज ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी, एंड टू एंड कनेक्टिविटी, और यू कैन से दैट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी। आप इसको एंड टू एंड कनेक्टिविटी बोलो या प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी बोलो, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अ डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू फीड डेटा इनटू अ कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। आपको बताना है उस डिवाइस का नाम जिस डिवाइस की मदद से यूजर डेटा फीड करवा पाता है कंप्यूटर में फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज, और इसी डिवाइस की मदद से यूजर कमांड्स दे पाता है कंप्यूटर को। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस। ऑब्वियसली इनपुट डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर में डेटा फीड करवा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। द मेमोरी दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड। आपको बताना है वो कौन सी मेमोरी है जो कि डायरेक्टली CPU के साथ कम्युनिकेट करती है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मेन मेमोरी। ये बात भी मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी बताई होगी।
जब भी सीपीयू को किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होगा या कोई भी डेटा आइटम अगर सीपीयू को चाहिए होता है तो वो डेटा आइटम पहले हमें लाना पड़ता है रैम के अंदर, तब जाके सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग कर सकता है। ठीक है, सो आई कैन से दैट सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है मेन मेमोरी के साथ, वाइल एज सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के साथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इफ अ प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू। अगर कोई भी प्रोसेस कभी भी फेल हो जाती है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस फेल्ड प्रोसेस की एरर इंफॉर्मेशन कहां पे राइट डाउन करता है? उस फाइल को हम बोलते हैं लॉग फाइल। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। एन एंटीवायरस इज अ, आपको बताना है जो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और आप सबको ऑलरेडी पता होगी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर। और आप मुझे बताओगे 3 एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये आप करोगे कमेंट। एवरीबडी विल कमेंट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। पीडीए स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। लेट्स मूव टू ओवर क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, दैट इज www.india.gov.in। आपको बताना है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया कौन मेंटेन करके रखता है? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एनआईसी। और एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और इस एनआईसी का हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली में। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1976। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनआईसी? टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन? आपको बताना है एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन किसने इन्वेंट किया था? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज। दैट इज वाई चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स। इफ आई टॉक अबाउट ब्लेस पास्कल, ब्लेस पास्कल ने कौन सी इन्वेंशन की थी? इसने इन्वेंट किया था पास्कलाइन। लेबनीज ने क्या किया था? इसने बनाया था लेबनीज व्हील, लेबनीज व्हील। और हरमन हॉलर ने क्या किया था? ही इज द पर्सन जिसने डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था किसको? पंच कार्ड्स को, या जिसने कॉन्सेप्ट दिया था पंच कार्ड्स का। बात करते हैं कंप्यूटर मॉड्यूल के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर्ड टू एज डैश। आपको बताना है जब हम कोई भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उस कोड को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सोर्स कोड। तो होपफुली कंप्यूटर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताओगे। लेट्स मूव टू ओवर क्वेश्चन नंबर 11 और यहां से हम स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को शुरू करेंगे।
इन विच ईयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स केम इनटू फोर्स। आपको बताना है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट किस साल में फोर्स में आया था। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1969। और ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट है इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरबीडी एक्ट, आरबीडी एक्ट ऑफ 1969। ठीक है। एंड एज पर दिस एक्ट इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स को कर दिया गया है कंपलसरी। और जब किसी भी बच्चे की बर्थ होगी या किसी भी इंसान की अगर डेथ होगी, सो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजंस टू इन्फॉर्म अबाउट द इवेंट विद इन 21 डेज। 21 दिनों के अंदर अंदर हमें वो इवेंट रजिस्टर करवाना होता है, चाहे किसी की बर्थ हुई होगी या किसी की डेथ हुई होगी। और ये हम रजिस्टर कहां पे करवाएंगे? टू द रजिस्ट्रार ऑफ द jurisdiction। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। वाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चनियर द क्वेश्चंस ऑफ डैश शुड बी अवॉइडेड। जब हम एक क्वेश्चनियर बनाते हैं हमें किस किस्म के क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हमें पर्सनल नेचर के क्वेश्चंस को अवॉइड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डेसेनियल सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड बाय। आपको बताना है इंडिया के अंदर जो 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है, हु इज द रेस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर कंडक्टिंग दिस सेंसस? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब आप मुझे फिर से एक क्वेश्चन का आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। इंडिया के अंदर करंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है? मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। इफ द डेटा वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देन द डेटा इज कॉल्ड। अगर हम अपने डेटा वैल्यूज को रिकॉर्ड करेंगे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तब हम उस डेटा को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उस डेटा को तब बोला जाता है टाइम सीरीज डेटा। वाइल एज अगर हम अपने डेटा को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तब हम अपने डेटा को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपको बताना है होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर कितने प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 697। और यहां पे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए एक दो मैं मेंशन करूंगा। ये जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WPI। ठीक है। और द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको कंसिडर किया जाता है नोडल ऑफिसर। ठीक है, इसको कंसिडर किया जाता है नोडल ऑफिसर, और यही क्या करता है? कंपाइलेशन करता है और रिलीज करता है WPI। कंपाइल करता है एंड रिलीजेस दिस WPI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एन इंटरव्यूअर obtains information from the respondents in a face to face meeting। आपको बताना है वो कौन सा मेथड है डेटा कलेक्शन का जहां पे इंटरव्यूअर डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लेता है फ्रॉम द रेस्पोंडेंट एक फेस टू फेस मीटिंग में। ऐसे मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन को हम बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
Let's talk about question number 17. The coefficient of colligation is another measure of association suggested by. आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन मेथड जो है ये एक मेजर है एसोसिएशन का, ये किसने सजेस्ट किया था? क्वेश्चन नंबर 17 का भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर यूली। यूली ने एक और मेथड दिया है जिसको हम बोलते हैं यूलीज कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, वो भी प्रोफेसर यूली ने दिया है, और कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन भी प्रोफेसर यूली ने ही दिया है। एंड इफ आई टॉक अबाउट कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन, इसको डिनोट किया जाता है y से, एंड दिस y इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ ए बीटा इंटू अल्फा बी अपॉन ए बी इंटू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ ए बीटा इंटू अल्फा बी अपॉन ए बी इंटू अल्फा बीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूलीज कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन। और ये जो यूलीज कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन जो है इसका रेंज कहां से कहां तक लाई करता है? y का वैल्यू ऑलवेज होता है ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड लेस और इक्वल टू +1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। 4 cards are drawn from a deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? हम 4 कार्ड्स को रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो 4 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए होंगे उसमें से 3 डायमंड्स होंगे और 1 स्पेड होगा। तो अगर मैं यहां पे टोटल आउटकम्स की बात करूंगा, टोटल आउटकम्स वो कितने होंगे? क्योंकि हम 4 कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 52C4, है ना। 4 कार्ड्स को निकालने के लिए आउट ऑफ दीज 52 कार्ड्स हम कितनी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं? 52C4। दिस विल बी अवर टोटल आउटकम्स। एंड अगर मैं बात करूंगा फेवरेबल आउटकम्स की, फेवरेबल आउटकम्स जो 4 कार्ड्स हम ड्रॉ करेंगे इसमें से 3 कार्ड्स क्या होने चाहिए? डायमंड। और हमें पता है टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कितने होते हैं इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स? टोटल डायमंड्स होते हैं 13, और हमें इन्हीं 13 डायमंड्स में से 3 डायमंड्स को ड्रॉ करना है। तो कितनी कॉम्बिनेशंस बन जाएगी? 13C3 इनटू, और हमें क्या निकालना है? एक स्पेड निकालना है, और स्पेड्स भी कितने होते हैं? 13। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये 13C1। दिस विल बी ओवर फेवरेबल आउटकम। और अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है? फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज 13C3 इंटू 13C1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52C4। आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इसी फॉर्म में हमें ऑप्शंस में दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। इफ n1 and n2 आर द साइजेस एंड x1 and x2 आर द रेस्पेक्टिव मीन्स ऑफ 2 ग्रुप्स। हमें 2 डेटा सेट्स यहां पे देखे हैं, दिस इज ओवर ग्रुप 1 एंड दिस इज ओवर ग्रुप 2। इस ग्रुप 1 का जो साइज है दैट इज इक्वल टू n1, इस ग्रुप 2 का जो साइज है दैट इज इक्वल टू n2, और इस ग्रुप 1 का जो मीन है दैट इज इक्वल टू x1 बार, और ग्रुप 2 का जो मीन है दैट इज इक्वल टू x2 बार। Then the mean x of the combined groups of the size n1 plus n2 is given by। अब अगर आपको यहां पे कंबाइंड मीन निकालना होगा, आपको बताना है कि वो किसके बराबर होगा। मैं आपको यहां पे कंबाइंड मीन की फॉर्मूला प्रॉपर्ली लिख के बता देता हूं। x बार विल बी इक्वल टू साइज ऑफ द ग्रुप 1 दैट इज n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 plus n2। This is the formula for calculating the value of combined mean. So question number 19 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के लास्ट क्वेश्चन के बारे में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से कौन सा सोर्स है प्राइमरी डेटा का। रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटीज एंड कमीशंस, अगर हम किसी भी रिपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो सोर्स बन जाता है सेकेंडरी डेटा का। न्यूज़पेपर से अगर हम कोई भी डेटा लेंगे या मैगजीन से डेटा लेंगे तो वो भी सोर्स है सेकेंडरी डेटा का। ऑफिशियल पब्लिकेशन जो भी होंगी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की, दैट इज अगेन द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। दिस इज द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। तो होपफुली स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कोई डाउट आता है आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, और यहां से हमारा मैथमेटिक्स मॉड्यूल शुरू हो जाता है। अ सम ऑफ रुपीज 13,400 earns an interest of rupees 8,040 in 15 years at what rate of simple interest। हमें यहां पे एक प्रिंसिपल दिया गया है बराबर 13,400 और टोटल एसआई जो हमें यहां पे मिल रहा है इस प्रिंसिपल पे दैट इज इक्वल टू 8,040 और टाइम पीरियड हमें क्वेश्चन में दिया गया है बराबर 15 ईयर्स। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे क्या रहेगा। आर का वैल्यू हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। वी नो दैट एसआई जो होता है वो होता है बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, एसआई का वैल्यू दिया गया है बराबर 8040 इज इक्वल टू प्रिंसिपल का वैल्यू आ रहा है 13400। रेट हमें नहीं पता है, टाइम का वैल्यू दिया गया है 15 अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा 100। कैंसिलेशन करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरोज आपस में हो जाएंगे कैंसिल। सो आर का वैल्यू यहां पे किसके बराबर आ जाएगा, आर विल बी इक्वल टू 8040 अपॉन 134 इंटू 15 इसी के बराबर आ रहा है। आप यहां पे इसको फर्दर कैंसिलेशन कर सकते हो, मैं करूंगा एक बारी। 15 से मैं इसको काट सकता हूं, 15 1 जार और ये 536 से कटेगा, 536 से कटेगा। फिर से इसको मैं 1 से काट सकता हूं और ये 4 से कटेगा। सो आर विल बी इक्वल टू 4। दैट मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे इस वाले क्वेश्चन में है दैट इज 4%। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, मैं यहां पे लिखूंगा इसको वापस से, लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सबसे पहला काम हम यहां पे क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं x का वैल्यू डायरेक्टली अपनी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वल टू 2। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4 माइनस 16 अपॉन 2 माइनस 2। 2 रेज टू पावर 4 करेंगे तो 16, 16 माइनस 16 करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 करेंगे तो 0। तो ये यहाँ पे 0/0 फॉर्म में आ रहा है और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। द फॉर्मूला इज, जब भी आपका लिमिट का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a। इस टाइम पे आप डायरेक्टली वैल्यू क्या रख सकते हो, एन ए रेज टू पावर n माइनस 1। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिट। यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर प्रॉपर फॉर्म में लेके आ जाऊंगा, दिस विल बी ओवर लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू पावर 4 माइनस 16 के बाद मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x माइनस 2। आप देखोगे ये बिल्कुल इस फॉर्मूला के साथ मैच हो रहा है, लेकिन यहां पे रेज टू पावर n है और यहां पे रेज टू पावर 4 है, मींस दैट n का वैल्यू यहां पे किसके बराबर आ रहा है 4, और यहां पे a रेज टू पावर n है, यहां पे 2 रेज टू पावर n है, मींस दैट a इज इक्वल टू 2 इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। अगर हम अभी वैल्यूज को पुट करेंगे वो किसके बराबर होता है, n का वैल्यू है यहां पे 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 2 रेज टू पावर n माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1। फर्दर एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा
4 इंटू 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज पावर 3 होता है बराबर 8, 4 इंटू 8 करेंगे तो वो आ जाएगा 32। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। देयर आर सो मेनी मेथड्स टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल भी यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। हमें एक सेट यहां पे दिया गया है ए, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। आपको बताना है इस सेट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितनी बन सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पहले पता होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम एक रिलेशन को बोलते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है अगर रिलेशन क्या होगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन क्या होगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ऑल द डायगोनल पेयर्स, 1, 1, 2, 2, 3, 3, इनको हम बोलते हैं डायगोनल पेयर्स। रिफ्लेक्सिव बनने के लिए सारे के सारे डायगोनल पेयर्स एक रिलेशन के अंदर होने चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब हो गया अगर ए कॉमा बी हमारी रिलेशन में बिलोंग कर रहा होगा तो बी कॉमा ए भी हमारी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। लाइकवाइज अगर मैं बात करूंगा ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिविटी हमें बताता है अगर ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी, बी अगर रिलेशन के अंदर क्या कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा, देन ए कॉमा सी भी हमारी रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमें देखना है कि इस सेट पे हम कितनी इक्विवेलेंस रिलेशंस बना सकते हैं। एक रिलेशन यहां पे मैं आर बना सकता हूं लाइक दिस, R1 में इसका नाम रखूंगा 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। आप अगर देखोगे ना, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो आती ही आती है बिकॉज इसमें सारे डायगोनल पेयर्स अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ ये सिमेट्रिक भी है। यानी कि अगर 1, 1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो उसका अपोजिट पेयर, इस 1 को मैं यहां पे लेके आ जाऊंगा तो ये तब भी क्या रहेगा, 1, 1, ये भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। और ये 1, 1 ऑलरेडी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। हमें कोई भी पेयर 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है 2, 2 पे भी और 3, 3 पे भी। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। इफ आई टॉक अबाउट ट्रांजिटिविटी, इट इज ऑलरेडी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी रिलेशन अगर मैं यहां पे लिखूंगा R2 इज इक्वल टू 1, 1, डायगोनल पेयर तो मुझे सारे लेने ही लेने पड़ेंगे बिकॉज अगर मैं एक भी डायगोनल पेयर मिस करूंगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा रिलेशन। तो ये मैं ले रहा हूं सारे डायगोनल पेयर्स। और साथ ही साथ यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, लेट अस से अगर मैं 1, 2 लूंगा, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा, 2, 1, ये भी मुझे लेना पड़ेगा। एंड दिस इज वन मोर रिलेशन जो कि क्या आ रहा है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। आप इसको ध्यान से देखो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। रिलेशन R3 की अगर मैं बात करूंगा, 1, 1 तो आएगा ही, 2, 2 भी आना ही आना चाहिए, 3, 3 भी आएगा। 1, 2 के बदले अभी मैं क्या ले सकता हूं, 1, 3 भी ले सकता हूं। और इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा, 3, 1, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है। और 4 अगर मैं लूंगा, फिर से इसके सारे के सारे डायगोनल पेयर्स में यहां पे कंसिडर करूंगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3 भी मैंने लिया। अब मैं यहां पे क्या ले सकता हूं, 2, 3 ले सकता हूं। और इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा, 3, 2, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। और एक और रिलेशन बन जाएगी इक्विवेलेंस रिलेशन, वो क्या होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं A क्रॉस A करूंगा, यानी कि अगर मैं सारे के सारे पेयर्स कंसिडर करूंगा ना, तो वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है। अगर आप इन सारे के सारे रिलेशंस को काउंट करोगे, कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस कोई भी डाउट आता है, आप इस वीडियो को 2 बार देखो, होपफुली आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्टिल अगर समझ में नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी मैथमेटिक्स मॉड्यूल के रिलेटेड MCQ सीरीज आपको करवाई है इसी चैनल पे। आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हो, रिलेशंस और फंक्शंस वाला टॉपिक आप वहां पे सर्च कर सकते हो। वहां पे मैंने इसके रिलेटेड थोड़ा और डिटेल में बताया हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। इन अ क्लास
देयर आर 30 बॉयज एंड 35 गर्ल्स। एक क्लास में 30 बॉयज हैं एंड 35 गर्ल्स हैं। 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। अब हम इसी क्लास में से 2 स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 1 बॉय आर सिलेक्टेड एट रैंडम। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो 2 स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट किए होंगे उसमें से एक बॉय होगा एक गर्ल होगी। अगर मैं देखूंगा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास के अंदर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितने होंगे, वो 30 बॉयज हैं एंड 35 गर्ल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बन जाएंगे ये 65। ठीक है, और अगर मुझे 65 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना होगा तो टोटल आउटकम्स यहां पे कितने बन जाएंगे, टोटल आउटकम्स की मैं बात कर रहा हूं। 65 स्टूडेंट्स में से हमें 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है तो कितनी कॉम्बिनेशंस बन जाएगी, 65C2। ये मैं बात कर रहा हूं टोटल आउटकम्स की। अब अगर मैं बात करूंगा फेवरेबल आउटकम्स की, फेवरेबल आउटकम्स जो 2 स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट किए होंगे इसमें से क्या होनी चाहिए, एक गर्ल होनी चाहिए। एक गर्ल सिलेक्ट करने के लिए हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल ओवर देयर, गर्ल्स है 35C1 इनटू 30 बॉयज में से अगर मुझे एक बॉय सिलेक्ट करना होगा तो कितने कॉम्बिनेशंस यहां पे बन सकते हैं, 30C1। अब अगर मैं निकालूंगा रुकायोड प्रोबेबिलिटी, रुकायोड प्रोबेबिलिटी वो किसके बराबर आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 35C1 इंटू 30C1 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 65C2। ठीक है, अब आपको ये सिंपली सॉल्व करना है और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। 35C1 का आंसर आता है 35 ही एंड 30C1 का आंसर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 65C2 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 65 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 65 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फर्दर एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 65 फैक्टोरियल के बदले में लिखूंगा 65 इंटू 64 इंटू 63 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 65 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 63 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होता है। कैंसिलेशन करो आप यहाँ पे 63 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1s आर 2 और ये 32 से कटेगा, 32s आर। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये ऊपर आ रहा था 35 इंटू 30 डिवाइडेड बाई नीचे आ रहा था 65 इंटू 32। इसको फर्दर कैंसिलेशन की जा सकती है, लाइक ऐसे में करूंगा इसको, ये 2 से कटेगा, 2 15s आर एंड ये 16 से कटेगा। लाइकवाइज इसको मैं 5 से काट सकता हूँ, 5 7s आर हो गया 35, 5 13s आर हो गया 65। 5 इंटू 15 इंटू 7 अगर आप करोगे वो आ जाएगा बराबर 105 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 16 अगर आप करोगे वो आ जाएगा बराबर 208। सो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, यहां पे हमें एक मैट्रिक्स देखे हैं, हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, पहले मैं मैट्रिक्स एक बारी वापस से लिख लेता हूं। दिस इज -3 2 4 1 0 2 -5 6 एंड 3। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, पहले मैं ये वाला रो और ये वाला कॉलम कैंसिल करूंगा और यहां पे वैल्यू क्या था 3, मैं लूंगा यहां पे -3 इंटू इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाएगा 3 0s आर 0, बीच में आता है फॉर्मूला का माइनस, 6 2s आर कितना हो गया 12। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे माइनस और वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 इंटू, फिर हम इस रो को और इस कॉलम को कैंसिल करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s आर आ जाएगा 3, बीच में आता है फॉर्मूला का माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 5 2s आर 10, और क्योंकि यहाँ पे भी माइनस साथ में है तो ये -10 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा +10, फिर यहाँ पे आ जाएगा +4, फिर मैं इस रो को और इस वाले कॉलम को कैंसिल करूंगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी 6 1s आर 6 प्लस 5 0s आर 0। फर्दर एक स्टेप अगर आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी -3 इंटू -12 -2 इंटू 13 +4
इंटू 6, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 3 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 36, माइनस 2 इंटू 13 करेंगे तो 26, प्लस 4 इंटू 6 करेंगे तो 24। सो 36 में से अगर मैं माइनस करूंगा 26, वो बचेगा 10, 10 प्लस 24 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 34। सो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। देयर इज अ पॉलीगॉन ऑफ 7 साइड्स। हमें एक पॉलीगॉन देके हैं जिसके 7 साइड्स हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन। आपको बताना है इसी पॉलीगॉन के वर्टिसेस का इस्तेमाल करके हम कितने ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन ड्रॉ करूंगा जिसके 7 साइड्स होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये मैंने एक पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया जिसके 7 साइड्स हैं। ऑब्वियसली 7 साइडेड पॉलीगॉन को ड्रॉ करने के लिए मुझे कितने वर्टिसेस चाहिए होंगे, 7 वर्टिसेस। आप इनको आराम से यहाँ पे काउंट कर सकते हो। द नंबर ऑफ वर्टिसेस आर इक्वल टू 7। तो n का वैल्यू यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बराबर 7। अब आप मुझे बताओ किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे, 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो r का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब मैं कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। दैट विल बी 7c3, दैट विल बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। एक स्टेप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 साथ में फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है बराबर 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6। कैंसिलेशन फिर से करेंगे हम यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 और 6 आपस में कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा 7 5,000 कितना बनेगा 35। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper A, 26 read newspaper B, 26 read newspaper C, 9 read both A and B, 11 read both A and C, 8 read both B and C, and 3 read all of the 3 newspapers. Find the number of people who read at least one newspaper. यहाँ पे हमें बहुत सारा डेटा क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। हम एक सर्वे कर रहे हैं 60 पीपल का। जिन 60 पीपल का सर्वे करने के बाद हमें पता चलता है कि 25 पीपल न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं। मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पीपल जो कि न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं वो किसके बराबर है 25। लाइकवाइज हमें ये इंफॉर्मेशन देके हैं कि 26 पीपल जो है वो रीड करते हैं न्यूज़पेपर बी। नंबर ऑफ पीपल जो कि न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं वो है बराबर 26, एंड नंबर ऑफ पीपल जो कि न्यूज़पेपर सी पढ़ते हैं वो भी किसके बराबर है 26। ये सारा डेटा हमें क्वेश्चन में देके हैं। और इसके बाद हमें बताया जा रहा है 9 रीड बोथ ए एंड बी, यानी कि नंबर ऑफ पीपल जो कि दोनों पेपर पढ़ते हैं ए एज वेल एज बी। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा ए एंड बी, वो कितने हैं 9। लाइकवाइज नंबर ऑफ पीपल जो कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ए एंड सी, ए इंटरसेक्शन सी, वो है बराबर 11, एंड नंबर ऑफ पीपल जो कि बी एंड सी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं दैट इज इक्वल टू 8। लास्ट में हमें दिया गया है नंबर ऑफ पीपल जो कि तीनों न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें देके हैं बराबर 3 के। अब आपको बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनैलिटी होती है बराबर कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगी। आप इन वैल्यूज को अगर यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। आप इसको पुट कर सकते हो। चलो कर लेते हैं एक बार।
कार्डिनैलिटी ऑफ ए मैं यहाँ पे लिखूंगा, चलो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है। कार्डिनैलिटी ऑफ ए आ रहा है बराबर 25 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी आ रहा है बराबर 26 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी आ रहा है बराबर फिर से 26 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है बराबर 9 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आ रहा है बराबर 11 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है बराबर -8 और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू 3। आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा बराबर 52। सो देयर आर 52 पीपल जो कि कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मीन्स दैट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं कि जो कि एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तब इसका आंसर क्या बनता 8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। अ पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन, व्हाट इज इट इज वाई कोऑर्डिनेट। अगर कोई पॉइंट है, दिस इज लेट अस से दिस इज ओवर एक्स एक्सिस, दिस इज ओवर वाई एक्सिस एंड दिस इज ओवर जेड एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन में होगा, आपको बताना है उस टाइम पे उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। ऑब्वियसली उस टाइम पे उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 2,7, 1,1 एंड 10,8। हमें एक ट्राइंगल की वर्टिसेस देके हैं, आपको बताना है कि इस ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होगा। आपको याद रखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, ये आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस फॉर्मूला की मदद से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। आप यहां पे वैल्यूज को पुट कर सकते हो। दिस विल बी ओवर x1 y1, दिस विल बी ओवर x2 y2, दिस विल बी ओवर x3 y3। अब आप ये वैल्यूज इसमें पुट कर लेना और आप मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। दिस इज योर होमवर्क, आप ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट ऑफ अ क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन इसी सेशन में कर लिया। आपको वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करना है और आपका आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 13:14, हमें दो नंबर्स देके हैं, किस रेशियो में 13:14। देयर सम इज 135 और उन्हीं दो नंबर्स का अगर हम आपस में सम करते हैं वो आ रहा है बराबर 135। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर नंबर। आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या होगा। मैं यहां पे लूंगा लेट ओवर टू वैल्यूज बी, लेट ओवर टू वैल्यूज बी। एक वैल्यू में लूंगा 13x एंड दूसरा वैल्यू में क्या लूंगा 14x, ये रेशियो मेंटेन करने के लिए। और फिर हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है अगर हम इन्हीं दो वैल्यूज का आपस में सम करेंगे वो किसके बराबर आ रहा है 135। मीन्स दैट अगर मैं 13x प्लस 14x करूंगा ये आ रहा है बराबर 135। ठीक है, सो ये आ जाएगा 27x इज इक्वल टू 135। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाई 27। यहां पे हम इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं, 27 1,000 कटेगा ये और ये कटेगा यहां पे 5,000। सो x का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है बराबर 5। और अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, 13x ग्रेटर होगा कि 14x ग्रेटर होगा। ऑब्वियसली 14x क्या होगा ग्रेटर। सो ग्रेटर नंबर यहां पे किसके बराबर आ जाएगा, ग्रेटर नंबर क्योंकि बराबर है 14x, दिस विल बी इक्वल टू 14 इंटू एक्स के बदले क्या आ जाएगा 5। 14 इंटू 5 करेंगे तो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा बराबर 70। सो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। क्लास को एंड करने से पहले आप मुझे अपना स्कोर मेंशन करके बताओगे कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस आज सही हो गए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, काइंडली हिट द लाइक बटन
एंड अब हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में. टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. गुड बाय.